जस्ट इमेजिन जो लिपस्टिक आप अपने फेस पे यूज करते हो और जो टॉफी वाली जेली आप खा रहे हो वो किसी इंसान के बॉडी को मार कर बनाई गई हो। अनजाने में आप वो लिपस्टिक और वो जेली खा भी लेते हो, लेकिन बाद में आपको मालूम पड़ता है कि वो जेली और लिपस्टिक किसी इंसान को मार करके उसके बॉडी से बनाई गई हो। तो आप उस टाइम क्या करोगे? आज का जो केस होने वाला है वो ऐसे ही एक सीरियल किलर से रिलेटेड होने वाला है। जो सीरियल किलर होता है वो इंसान को मार कर उसके जो बॉडी का वेस्ट बचता था उससे वो लिपस्टिक और आने वाले गेस्ट के लिए ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते का इंतजाम करता था। और वो सब जो भी गेस्ट आते थे वो अनजाने में उस मरे हुए इंसान की डेड बॉडीज को खा भी लेते थे। 1949 में एक ब्रिटिश कोलंबिया शहर के एक घर में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट पिक्टन। इस इंसान की कहानी इतनी ज़्यादा क्रीपी होने वाली जो आपको अंदर से झकझोर देने वाली है। रॉबर्ट पिक्टन के मॉम डैड जहाँ पे रहते थे वहीं पे उन्होंने अपना एक छोटा सा पिग फार्म खोल के रखा होता है जहाँ पे उनका हिसाब किताब बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है। लेकिन अब टाइम आ जाता है 1970 का, जब पिक्टन के मॉम और डैड दोनों की डेथ हो जाती है। रॉबर्ट का एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन होती है। उसके मॉम डैड की डेथ के बाद जो उसकी छोटी बहन होती है वो किसी बड़े शहर में चली जाती है। वो बोलती है कि अब वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती। एंड उसके बाद जो पिग फार्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दोनों भाई के कंधों पे आ जाती है। अब ये दोनों भाई शुरुआत में तो जी जान लगा के उस फार्म की देखभाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है इनको अजीब से एक बीमारी हो जाती है। इनको गंदगी से प्यार होने लगता है। जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहीं पे जो पिग का जो भी मलमूत्र होता था वो लोग उसी में खाते पीते थे और वही जो चीज़ें बिखरी पड़ी रहती थी, मतलब उनका मल मूत्र जो भी गंदगी फैली हुई रहती थी वो लोग वैसे ही नंगे पैर उसमें रहते थे और वही नंगे पैर लेके बिना धोए हुए वो लोग बेड पे भी आके सो जाते थे। उसके बाद जो वहाँ के पड़ोसी होते हैं रॉबर्ट पिक्टन के, वो लोग उस फॉर्म की देखभाल करने लगते हैं। लेकिन वो लोग भी कितने दिन तक उस फॉर्म की देखभाल करते? वो यहाँ पे सफाई करके जाते और यहाँ पे ये दोनों भाई आके गंदगी फैला देते थे। आखिर में वो लोग भी इन दोनों को छोड़ देते हैं और आखिर में उन दोनों भाई ने फैसला किया कि वो लोग इस फॉर्म को बेच देंगे। उन्होंने इस फॉर्म का जो शेल्टर हाउस होता है जहाँ पे पिग को काटा जाता था वो चीज़ और वो लोग जहाँ पे रहते थे उस घर को छोड़ के बाकी सारी एरिया को बेच देते हैं। ये लोग 1994-1995 के बीच में ये सब काम करते हैं। 1994 और 1995 के बीच जब ये लोग अपने एरिया को बेचते हैं तो वो उस टाइम $5 मिलियन में किसी बिल्डर के हाथ उस एरिया को बेच देते हैं। अब ये दोनों भाई रातों रात करोड़पति बन गए थे, तो इनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लोग $5 मिलियन का आखिर करेंगे। उन दोनों भाई ने डिसाइड किया कि वो लोग एक चैरिटी खोलेंगे जिसका नाम उन्होंने पिग्गी प्लेस गुड सोसाइटी नाम की चैरिटी खोली। वो लोग दुनिया को ये दिखा रहे थे कि इस चैरिटी से जो भी बेनिफिट्स होंगे, मतलब ये लोगों का काम ये था कि ये छोटे छोटे इवेंट करवाते, जैसे पार्टी हो गई, डांस हो गई, ऐसे टाइप के इवेंट करवाते और जो भी उसमें प्रॉफिट होता, जो भी उसमें चैरिटी लोग करते वो ये लोग एनजीओ और चैरिटी को आगे डोनेट करने वाले थे। लेकिन ये जो चैरिटी थी वो दुनिया वालों को बस बाहर से ही दिखाने के लिए होती है। इनका जो वन साइड फेस स्कैम होता है वो दुनिया वाले देखते हैं, लेकिन इनके अंदर तो कुछ और ही चल रहा होता है जो किसी को भी नहीं मालूम होता है। इनका जो शेल्टर हाउस था और जो इनका घर था ये लोग वहाँ पे पार्टी करने लगते हैं। पहले दिन होती है पार्टी का जहाँ पे हर एक से एक चीज़ नशे की लाई गई होती है और वो सब चीज़ें लोगों को फ्री में दी जा रही होती है। अब वहाँ के जो सिटी के गुंडे, शराबी, नशेड़ी लोग रहते थे वो लोग इसकी पार्टीज में आने लगे और रॉबर्ट ये अच्छी तरीके से जानता था जिस पार्टी में जितनी ज़्यादा लड़कियां होंगे उतनी ही ज़्यादा लोग आएंगे उस पार्टी में। तो रॉबर्ट अब बाहर से, मतलब जो अलग सिटी रहती थी वहाँ से वो रेड लाइट एरिया पे से लड़की उठवाता था और अपनी पार्टी में लाता था, क्योंकि उनको सिर्फ फोकट के खाने से मतलब रहती थी। लड़कियां भी उस पार्टी में आ रही होती हैं क्योंकि जो लोग रेड लाइट एरिया में ये लोग करके कमाना चाह रही होती हैं। रॉबर्ट इन सबको वो सब चीज़ें फ्री में दे रहा होता है जिसकी वजह से रॉबर्ट की पार्टी में और ज़्यादा लोग आने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वहाँ से धीरे धीरे करके एक एक लड़कियों की गायब होने की खबर आने लगती है। लेकिन डे बाय डे ये केस और ज़्यादा उलझता चला जा रहा होता है। अब ज़्यादा लड़कियां गायब होने की खबर आने लगती है और सबको ये मालूम करना था कि आखिर कौन है वो शख्स जो लड़कियों को गायब कर रहा है। क्या वो कोई सीरियल किलर है या फिर लड़कियां कहीं पे जाके, मतलब लड़कियां खुद ही अपने से ये सब पैतरा आजमा रही हैं।
उस जगह के जो भी लोग होते हैं वो लोग अब मिलकर पुलिस वालों के पास कंप्लेन लेके जाते हैं कि यहाँ पे लड़कियाँ गायब होने की दिन ब दिन खबर आ रही है। और उस टाइम इस चीज़ का इतना ज़्यादा खौफ हो जाता है कि जब भी कोई लड़की उस गांव से उस शहर से निकलती थी तो उसके साथ उसके घर का कोई ना कोई आदमी ज़रूर होता था। लेकिन पुलिस वालों को भी ये सब सारे केस समझ में नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी उस इंसान को लेके गायब है, मतलब लड़कियों को लेके गायब है, या फिर किसी ने भी उसको मारा है, तो उसके एटलीस्ट डेड बॉडीज या फिर कुछ सुराग मिले जिसकी वजह से ये पुलिस वाले आगे की कार्रवाई कर सकें। पुलिस वाले ने उन सबको समझाया कि हो सकता है जो गर्ल्स इस पार्टी में आती थी वो एक हिसाब से ऐसी गर्ल्स होती थी जिनको नशा और ये सब गंदी चीज़ें पसंद रहती है। हो सकता है कि वो किसी और के साथ चली गई हों, या फिर ये भी हो सकता है कि वो लोग नशे मतलब इतना ज़्यादा नशा कर ली हों कि वो कहीं और ही जाके मर गई हों या फिर उनकी डेथ हो गई हो और हम लोग उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये खबर न्यूज़पेपर में आग की तरह फैल जाती है। वो लोग पुलिस वालों को पॉइंट करके बोलते हैं कि ये पुलिस वाले ही हैं जिनकी लापरवाही की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है, और ये लोग जानबूझकर उन लड़कियों को खोजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ये क्राइम पूरे 1 साल तक चलता है। अब टाइम आता है 22 मार्च 1997, जहाँ पे रॉबर्ट के सामने ही रहने वाले के इंसान के घर के बाहर एक लड़की जाती है और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है। जब घर का ओनर आता है और दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि एक खून से लथपथ हुई लड़की उसके घर के बाहर खड़ी है। वो लड़की को अंदर बैठाता है और देखता है कि उसका जो हाथ होता है वो पूरी तरीके से कटा होता है। वो उसको लाकर पानी देता है और पूछता है कि आखिर में हुआ क्या है। वो लड़की बोलती है कि मैं रॉबर्ट की पार्टी में आई थी, उसने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन जब मैं आधे नशे में थी, मतलब उसने नशा भी स्टार्ट ही किया होता है और रॉबर्ट को लगता है कि पूरे नशे में चली गई है। तभी रॉबर्ट आता है और उसको खींचकर उसी शेल्टर हाउस में लेके जाता है जहाँ पे पिग को काटा जा रहा होता है। वो उसको ले जाके उसी हुक में बांध देता है, जिससे उसके जो हाथ रहते हैं उसमें उसको चोट आ जाती है। उस लड़की ने बताया कि रॉबर्ट ने जैसे ही चाकू निकाला उसको मारने के लिए, वो लड़की उस पर अटैक करती है और वो चाकू रॉबर्ट के फेस पे लग जाता है, जहाँ पे वो लड़की भागकर इसके पास आ जाती है। अब ये जो बंदा होता है जो रॉबर्ट का पड़ोसी होता है वो उस लड़की को लेके पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन वाले रॉबर्ट को पकड़कर जब पुलिस स्टेशन लेके आते हैं और उससे पूछताछ की जाती है, ये जो लड़की बोल रही होती है रॉबर्ट उसको ही उल्टा फंसा देता है। रॉबर्ट बोलता है कि हाँ ये मेरे पार्टी में आई थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नशे में हो जाती है कि ये मुझ पे ही अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से मैंने बचाव में इसके ऊपर अटैक किया और मुझे चोट भी लग गई है। वो लड़की नशे में होती है इसलिए पुलिस वाले उसकी बातों पे ज़्यादा गौर नहीं करते हैं और यहाँ पे रॉबर्ट के खिलाफ कोई भी एविडेंस भी नहीं होते हैं जो ये प्रूव कर सके कि रॉबर्ट ही असली कातिल है। रॉबर्ट के ऊपर जो भी चार्जेस लगाए थे वहाँ पे वो हट जाते हैं और रॉबर्ट को बाइज्जत घर भेज दिया जाता है। लेकिन जो उसका पड़ोसी होता है उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि हो ना हो ये सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट ही है, क्योंकि जो भी लड़कियां इसके घर में आती थी उसके बाद से ही उन लड़कियों का पता नहीं रहता था कि वो आखिर में गई कहाँ, और उसके बाद से उनके डेथ की जो खबर रहती थी वो फैल जाती है। अब जो उनका पड़ोसी था, जो रॉबर्ट का पड़ोसी था, वो उस रॉबर्ट पे नज़र रखना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे उसको मालूम पड़ता है कि रॉबर्ट ही असली सीरियल किलर है। अब वो बंदा पुलिस वालों को फ़ोन करता है और बोलता है कि वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट ही है। लेकिन पुलिस वाले भी क्या करते, उनके पास ना ही कोई एविडेंस था ना ही कोई प्रूफ था जिसकी वजह से ये लोग उसके खिलाफ सर्च वारंट लेके उसके घर पे पहुंच सके। टाइम टाइम पे ये बंदा पुलिस वालों को टॉर्चर भी करता, मतलब उनको फ़ोन करके बोलता था कि तुम लोग आओ इसको गिरफ्तार करो। लेकिन पुलिस वालों को भी अपनी ही मजबूरी होती है, वो किसी के घर पे ऐसे ही तो छापा नहीं मार सकते हैं। एटलीस्ट उनको कुछ तो एविडेंस मिले, कुछ तो ऐसे सबूत मिले जिसकी वजह से पुलिस वाले उसके घर पे छापा मार सकें। ये सब कहानियाँ ऐसे ही चलती रहती है, डे बाय डे मर्डर होते रहते हैं, लेकिन पुलिस वाले इसके बारे में कोई भी एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से रॉबर्ट कभी फंसता ही नहीं था। और अब टाइम आ जाता है फरवरी 2002 का, जहाँ पे ये पार्टीज पिछले सालों से ऐसे ही चलती आ रही होती है। लेकिन अब जो ये बंदा होता है जो रॉबर्ट का पड़ोसी होता है वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और पुलिस वालों से बोलता है कि रॉबर्ट के घर के सामने जो ट्रक खड़ा है उसमें रॉबर्ट के उसने बहुत सारे वेपन्स देखे जो कि इल्लीगल है। वो रॉबर्ट के खिलाफ सर्च वारंट लेते हैं और उसके घर पे पहुंच जाते हैं। जब उस ट्रक में देखा जाता है तो ऐसे ऐसे टूल्स रॉबर्ट ने रखे थे और ऐसे ऐसे वेपन रखे थे जो वहाँ पे रखना इल्लीगल था, और उन सब चीज़ों से आदमी मतलब जो इंसान होते हैं उन सब की चीर फाड़ की जाती है। रॉबर्ट को वो लोग उठा के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, लेकिन इन सब जो केस में रॉबर्ट फंसा होता है उसको जल्दी ही बेल मिल जाती है और पुलिस वालों ने उसको वार्निंग दी कि जब तक तुम्हारे घर की तलाशी हो रही है तुम अपने घर में या फार्म में नहीं जा सकते हो।
और अब आता है वो टाइम जब पुलिस वालों को कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं उन लड़कियों को गायब होने के खिलाफ, जैसे उनके जो भी सामान थे वो उसी के घर में पड़े होते हैं और वहीं पे खून के छींटे भी मिलते हैं। अब पुलिस वाले ये श्योर हो जाते हैं कि हो ना हो रॉबर्ट ही असली कातिल है। अब पुलिस वाले इसको उठाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन रॉबर्ट होता है वो कुछ कबूलने को तैयार ही नहीं होता है। रॉबर्ट को जब जेल में बंद किया जा रहा होता है तो उसके साथ एक और भी कैदी बंद होता है जो रॉबर्ट से बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलता है, बात करता है और कुछ ही दिनों में ये दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड बन जाता है। रॉबर्ट जो होता है उस पर मर्डर केस का इल्ज़ाम लगाकर इसके अंदर डाल दिया जाता है। जब वो बंदा जब ये देखता है कि हाँ रॉबर्ट का इसके ऊपर पूरा भरोसा हो गया तो वो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों और कैसे आए। तो रॉबर्ट सब कुछ बता देता है उस बंदे को, लेकिन रॉबर्ट को नहीं मालूम था कि उन सब की जो बातें हैं वो रिकॉर्ड हो रही है एक कैमरे में। रॉबर्ट ने उस कैमरे में कन्फेस भी किया कि उसने 49 मर्डर अभी तक किए हैं, जिसमें 2 लड़के और जो भी बचती वो लड़कियां थी। पुलिस वालों ने बताया कि वो जो बंदा रॉबर्ट के साथ बंद था वो उनका ही बंदा होता है, वो एक अंडरकवर एजेंट होता है जिससे ये सब जो पुलिस वाले रहते हैं ये सब केस रचा जाता है रॉबर्ट को फंसाने के लिए। और रॉबर्ट ने अब खुले आम मतलब कैमरे वीडियो कैमरे में ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो गई होती कि रॉबर्ट ने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया कि हाँ उसने मर्डर किया था। रॉबर्ट ने बताया कि वो लड़कियां जब नशे में हो जाती थी तो उनको शेल्टर हाउस में ले जा करके उनके पीसे मतलब बॉडी को ख़त्म करके उनके बॉडी के पीसेस में कट कर देता था। रॉबर्ट ने ये भी बताया कि उसने अपना पहला मर्डर 1991 में किया, लेकिन इसने जब मर्डर लगातार स्टार्ट मतलब चालू किए तो वो पार्टी के टाइम से नहीं यानी 1996 से स्टार्ट किए, जहाँ पे ये मर्डर कुछ ज़्यादा ही करने लगा था। रॉबर्ट लड़कियों को मारकर मतलब जहाँ पे पिग को काटा जाता था वहाँ पे लड़कियां जब नशे में हो जाती थी तो उनको उठाकर उन्हीं हुक्स में जहाँ पे पिग को बांध कर काटा जाता था उन्हीं लड़कियों को लटका कर उनको काट देता था और काटने के बाद उन सब के महीन महीन टुकड़े कर देता था जो उन पिग को खिलाता था। वहाँ के जो पिग रहते थे और जो भी चीज़ें बच जाती थी रॉबर्ट उनको उठाकर रैंडिंग प्लांट वालों को दे देता था, जहाँ पे वो लोग उस वेस्ट मटेरियल को एज अ यूज करके लिपस्टिक जेलीज जैसी चीज़ें बनाते थे। लेकिन वहाँ के जो वर्कर होते हैं उनको भी नहीं मालूम होता है, उनको यही लगता है कि ये जो पिग का वो वेस्ट मटेरियल है जिससे वो लोग यूज कर रहे हैं। एंड जस्ट इमेजिन जो भी इस इंसान के बने हुए बॉडीज की लिपस्टिक जेलीज और ऐसी चीज़ें यूज करता था वो कितना ज़्यादा वियर्ड लगता है सोच कर ही हमको। और कुछ मांस मीट ये बचा लेता था, जो भी अगले नेक्स्ट डे इनके जो गेस्ट थे वो आते थे वो उनसे अलग अलग डिशेस बना के इनको खिलाता था। लेकिन उनको कहाँ मालूम था जो डिशेस ये खा रहे हैं वो उनके ही मतलब इनके ही जैसे इंसान के बनाए हुए डेड बॉडीज हैं। पुलिस वालों ने वहाँ के जो शेल्टर हाउस थे वहाँ के एरिया की जब जांच की तो वहाँ पे 26 लड़कियों के अवशेष ही मिले, मतलब उनके जो मांस के टुकड़े रहते थे जब रॉबर्ट काटता था तो उनके टुकड़े ज़मीन में घुस जाते थे। वहाँ पे 26 लड़कियों के अवशेष मिले, लेकिन जो रॉबर्ट होता है इसको सिर्फ 6 ही केस मतलब 6 मर्डर केस के इल्ज़ाम में बंद किया जाता है, क्योंकि और सब जो बॉडीज़ थी वो अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो सकती थी। इसी वजह से रॉबर्ट को ज़िंदगी भर अमेरिका की जेल में डाल दिया जाता है और आज भी रॉबर्ट वहीं की जेल में सड़ रहा है। और रॉबर्ट को कभी भी अब ज़िंदगी में बेल नहीं मिल सकती है और वो आज भी अमेरिका के किसी जेल में आपको बंद पड़ा मिल जाएगा। आपको इस केस की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही क्रीपी एंड हॉरर स्टोरी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।